बहुत सही बताया है किसी ने, होके मायूस न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। तो इसी पॉजिटिव विचार के साथ आज आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आज आप लैंड फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लैंड फॉर्म्स बोले तो अलग अलग प्रकार के भूखंड। ये क्यों पढ़ना है, क्यों इम्पोर्टेंट है? सी, जितने नाम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, गल्फ, बे, स्ट्रेट, इस्थमस, इनके बारे में आप बहुत लंबे टाइम से सुनते आ रहे होंगे, पर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं इन टॉपिक्स को लेके। फॉर एग्जाम्पल पिछले एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा था, एक स्टेटमेंट दिया गया था कि ऐसा लैंड मास जो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन दिए गए थे, आंसर होगा इस्थमस, है ना। तो देखेंगे ये इस्थमस क्या है, स्ट्रेट क्या है, गल्फ, बे जिन्हें हिंदी में खाड़ी बोलते हैं, दोनों को ही खाड़ी बोलते हैं, गल्फ को, बे को, स्ट्रेट को जल संधि बोलते हैं, पेनिनसुला को हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे आज, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन आने के लिए नहीं, ये ज्योग्राफी अगर आपको समझना है अच्छे से तो इन टॉपिक्स के बारे में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रेट और इस्थमस। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि और इस्थमस का मतलब होता है स्थल डमरू। तो ये स्ट्रेट जल संधि ये क्या है? ये बेसिकली एक वाटर का एक नैरो चैनल है, बोल सकते हैं, पानी का सकरा आकार है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है। फॉर एग्जांपल इधर देख पा रहे होंगे आप, ये इंडिया का मैप है और सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है और नीचे देख सकते हैं ये श्रीलंका का मैप है। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में पानी का एक पतला सा ऐसा चैनल सा दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग पाक स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि, PAL के है, ये पाक PAK वाला पाक नहीं है, ये PAL के है। तो ये पाक जल संधि है, ये बेसिकली क्या करता है, इधर गल्फ ऑफ मन्नार, ये गल्फ क्या है ये भी देखेंगे, एक वाटर बॉडी है, बस अब इतना जान लीजिए। तो एक वाटर बॉडी को दूसरे वाटर बॉडी से, यानी कि इधर बे ऑफ बंगाल जो है, एक वाटर बॉडी को दूसरे वाटर बॉडी से कनेक्ट कर रहा है पाक स्ट्रेट। या ऐसा भी बोल सकते हैं ये एक ऐसा वाटर बॉडी है जो दो बड़े लैंड मास को सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है इस तरफ और नीचे श्रीलंका है इस तरफ, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में पानी का एक ये जो आकार सा दिख रहा है यही है पाक स्ट्रेट। तो हम लिख सकते हैं एक ऐसा वाटर बॉडी है स्ट्रेट या जल संधि जो दो बड़े लैंड मास को अलग करता हो या दो बड़े वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता हो। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। सी देखिए, जैसे ये पाक स्ट्रेट है वैसे दुनिया भर में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत सारे इस्थमस होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके बारे में हम सबके बारे में कवर करेंगे क्या करके, जब मैं हर एक कंटिनेंट का, हर एक महाद्वीप का एक वीडियो लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी। तो तब तक के लिए जुड़े रहें। पर फिलहाल अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक एक स्ट्रेट और इस्थमस जैसे और भी अलग जो बॉडीज हैं उनके बारे में हम ले रहे हैं। तो आई होप ये स्ट्रेट समझ में आ गया होगा। और स्ट्रेट का ठीक उल्टा ही है इस्थमस। उल्टा क्या है देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो बड़े बड़े लैंड मास बनाए गए हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएसए जैसे कंट्री आते हैं, ऊपर कनाडा है, इधर इधर यूएसए, ये मेक्सिको है, और भी छोटे मोटे कंट्री हैं, ग्वाटेमाला वगैरह जैसे। ये वाला जो कंट्री है इसको पनामा बोलते हैं, शायद नाम सुना होगा आपने। और नीचे साउथ अमेरिका में ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे इसमें कंट्री हैं बड़े बड़े। ये ब्राज़ील कंट्री, यहीं पे अमेजन फॉरेस्ट है, नाम जानते होंगे, अभी न्यूज़ में चल रहा है बहुत लंबे टाइम से। तो ये इस्थमस क्या है? इस्थमस एक ऐसा लैंडमास है जो दो बड़े लैंडमास को जोड़ता है या दो बड़े वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। तो जैसे ये इस्थमस ऑफ पनामा है, इसे इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। ये कई बार सीजीएल में पूछा गया है और भी एसएससी का एग्जाम में पूछा गया है कि किसे ज्वाइन करता है या किसे सेपरेट करता है। तो इस्थमस ऑफ पनामा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, या बोल सकते हैं इस तरफ का जो वाटर बॉडी है और इस तरफ का वाटर बॉडी है उसे सेपरेट करता है। इधर है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, और इस तरफ है अटलांटिक ओशन। पर यहाँ बीच में एक और सी है, समुद्र है, जिसे कैरिबियन सी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कैरिबियन सी? और इसी के नाम पे कैरिबियन आइलैंड्स पड़े हुए हैं। ये जो दिख रहे हैं ये सब कैरिबियन आइलैंड्स हैं। सॉरी, ये तो क्यूबा है, ये जो है ये कैरिबियन आइलैंड्स हैं। यहीं से जमैका, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, यानी उसेन बोल्ट और क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी जो हैं सारे यहीं से बिलोंग करते हैं। यहीं हम वेस्ट इंडीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैरिबियन है। कैरिबियन सी को पैसिफिक ओशन से सेपरेट करता है, जिसे हम इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। तो ये ठीक स्ट्रेट का उल्टा कैसे हुआ? क्योंकि स्ट्रेट क्या था, एक ऐसा वाटर बॉडी था जो दो बड़े वाटर बॉडी को ज्वाइन कर रहा था। इस्थमस क्या है, एक लैंड मास है जो दो बड़े लैंड मास को ज्वाइन कर रहा है। वैसे ही जैसे स्ट्रेट दो लैंड मास को सेपरेट कर रहा था, यहाँ पे इस्थमस दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है। तो आई होप बहुत क्लियर हो गया होगा ये। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये लगून, बैक वाटर, क्रीक, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है इनको लेके। ये टर्म सुनने में, देखने में जैसे लगते हैं। सी होता क्या है देखिए, लगून एक लेक टाइप का है, झील टाइप का आकार का होता है। पर बेसिकली होता ऐसा है कि देखिए, अगर ये एक वाटर बॉडी है, बड़ा सा कोई समुद्र या महासागर पकड़ते हैं, तो इसके राइट साइड में हल्का सा लेक टाइप का एक आकार बनता है ना।
इसे हम लगून बोलते हैं। डिफरेंस क्या होता है लेक और इसमें? लेक क्या होता है बेसिकली, वो इनलैंड होता है, यानी कि चारों तरफ जमीन से घिरा होता है। ये लगून क्या होता है, एक तरफ बेसिकली वाटर बॉडीज में खुला होता है, बड़े किसी वाटर बॉडी में, और यहाँ पे सैंड बार्स होते हैं, बालू ऐसे जमा हुआ दिख रहा है, सैंड बार्स बोलते हैं, या छोटे मोटे रीफ होते हैं। तो ये रीफ से सेपरेटेड होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखिए बीच में रीफ्स हैं, उसकी वजह से यहाँ पे पानी की बहाव भी बहुत कम होती है, धार बहुत कम होता है। होता है ऐसे कि जैसे कल को कोई टाइड्स या वेव्स वगैरह आएंगे तो इसका सीधा असर पड़ता जरूर है, पर कुछ शील्डेड हो जाते हैं, कुछ मतलब पानी का रफ्तार धीमे हो जाता है इन बार्स की वजह से, तो हल्का सा शांत सा रहता है, बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होता पानी का। तो ये लगून है। अगर हम इंडिया में बात करेंगे, ऐसे अगर ये इंडिया का मैप है इधर, तो यहाँ पे उड़ीसा में एक चिल्का लेक है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा झील माना जाता है ना? तो ये भी ऐसा ही है, यहाँ पे बहुत सारे सैंड बार्स हैं और रीफ्स हैं, जिससे ये सेपरेटेड है, किससे? इधर बे ऑफ बंगाल से। तो ये चिल्का लेक भी अपने आप में एक लगून है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आते हैं बैक वाटर्स। बैक वाटर्स क्या है, देखिए जैसे होता है ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे ये इंडिया का मैंने एक मैप ड्रॉ कर रखा है, इधर से कोई नदी आ रही है और जाके कहाँ, कोई भी नदी समुद्र में मिलती है, इधर अरबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल आपको पता है, नीचे इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। तो ये अरबियन सी यानी कि अरब सागर में जैसे कोई नदी इधर से आ रही है और यहाँ पे मिल रही है, तो कोई भी नदी जब समुद्र में मिलने वाली होती है ना, तो उसमें उसके सामने मुंह ऐसे खुल जाते हैं और बहुत सारे अलग अलग वाटर के स्ट्रीम्स से निकलते हैं। इन्हें हम उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक नदी का ट्रिब्यूटरी होता है जिन्हें सहायक नदियां बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो नदी में पानी लाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक नदी आ रही है तो इधर से बहुत सारी नदियों बहुत सारे छोटे छोटे नदियां आएंगे जो जो क्या इसमें मिलेंगे और उसमें पानी लाएंगे, उन्हें हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, सहायक नदियां बोलते हैं। वैसे ही जब एक नदी, मान लीजिए एक नदी आ रही है और ये इसका मुंह खुल जाता है, यानी कि अब ये बट जाते हैं, यानी कि नदी का पानी को ये अलग करके डिवाइड करके अलग अपने तरीके से ले जाते हैं, तो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं इनमें पानी का बहाव थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू मेन नदी। मान लीजिए ये नदी आ रही है इधर से, इसका मेन चैनल में जितना बहाव होगा उससे कम बहाव होगा इन साइड वाले में, तो इनमें पानी की हलचल बहुत ही कम होती है, पानी का बहाव कम होता है। और ये नाव वाव चलाने के लिए बैक वाटर्स वगैरह के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल केरला में कायाल्स हैं, कायाल्स ही नहीं बोला जाता है, सीजल में पूछा भी गया था। होता ऐसा है कि ये दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे ये केरला है और ये बहुत सारे साइड में ऐसे हल्का हल्का सा पानी का स्ट्रीम बना हुआ है, तो इसमें नदी का मतलब मेन जो नदी का जो चैनल है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, उस नदी के कंपैरिजन में पानी यहाँ पे बहुत ही कम होता है। और यहाँ पे पानी की बहाव कम क्यों होती है, देखिए मान लीजिए जैसे ये फिर से मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, ये केरला का ये वाला पोर्शन है, तो ये नदी ऐसे आ रहा है। अब ये यहाँ पे इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, ये एक बैक वाटर है, पकड़ लेते हैं ये वाला। ये। अब इधर से स्लोप देखिए बेसिकली क्या है, या हम बोल सकते हैं नॉर्मल ग्रेडियंट क्या है, जैसे वेव वेव आएगा तो ऐसे आएगा, तो ये डायरेक्टली हिट नहीं करेगा इसको, है ना, 90 डिग्री पे हिट नहीं करेगा। मतलब अगर यहाँ पे अगर वेव्स आ रहे हैं, कुछ ये आ रहे हैं, तो डायरेक्टली इन जगहों पे असर नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे पानी की हलचल बहुत ही कम होती है, तो लहर वहर बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पे आसानी से बोटिंग वोटिंग कर सकते हैं। और ये केरला में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, सवाल सीजन में पूछा भी गया था। तो ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बैक वाटर क्या है, क्रीक भी ऐसा ही है, एक बहुत ही पतला इनलेट है। इनलेट का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रीम जो हम बोले अंदर जा रहा हो कहीं से। तो जैसे ये इंडिया का, ये अगर इस तरह का मैप है, यहाँ पे इधर गुजरात है और इधर इसके बाद फिर पाकिस्तान शुरू हो जाता है ना, तो ये गुजरात वाला ऐसा वाला पोर्शन है, आगे ड्रॉ नहीं कर रहा। तो देखिए ये वहीं का बनाया हुआ है, नीचे ये दिख रहा है अरबियन सी है, और ये अरबियन सी के यहाँ से बीच में से बहुत सारे पानी के इनलेट्स हैं, हल्के हल्के पतले पतले छोटे से। ये होते ऐसे हैं कि बहुत ही पतले होते हैं और एक टाइम पे जाके गायब हो जाते हैं। यहाँ पे गायब हो जाते हैं इन द सेंस कि पानी बहुत कम होता है, तो जो जमीन है ये पानियों को एब्जॉर्व कर लेता है, और एब्जॉर्व कर लेता है उसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा दलदल से बन जाते हैं, वो मार्श टाइप से बन जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत दलदल सा होता है, और ये बीच में एक ये पतला लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन जिसमें है, और ये वाला जो एरिया है इसी को हम सॉरी, ये वाला जो वाटर बॉडी है इसी को हम क्रीक बोलते हैं। तो और ये वाला जो वाटर बॉडी इसका नाम सर क्रीक है। ये बहुत ही फेमस है क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री का काम करता है। ये रेड वाला लाइन दिख रहा है, यही लाइन है जो इसके इस तरफ इंडिया है, उसके उस तरफ पाकिस्तान है। तो इसको लेके हमेशा विवाद बना रहता है, सर क्रीक इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्वेश्चन कई बार आया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक ऐसा वाटर इनलेट है जो पानी ले जाता है अंदर जमीन की तरफ मेन किसी वाटर बॉडी से, पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आते हैं बे और गल्फ। बे और गल्फ में क्या होता है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का मतलब भी एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब भी एक है। और
हिंदी में बोलते भी दोनों को एक ही हैं। बे को भी हिंदी में खाड़ी बोला जाता है, गल्फ को भी हिंदी में खाड़ी बोला जाता है। अंतर क्या है? बहुत वो अलग-अलग जगह पे बहुत अलग-अलग मीनिंग्स दिए गए हैं, पर बेसिक जो डिफरेंस हम समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। देखिए कोई भी खाड़ी बेसिकली ऐसा वाटर का स्ट्रक्चर है जो 3 तरफ ज़मीन से घिरा होता है। ये देख सकते हैं जैसे कि इस तरफ है ज़मीन से घिरा हुआ है, यहाँ पे भी ज़मीन से घिरा हुआ है और यहाँ पे भी ज़मीन से घिरा हुआ है। तीनों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है, एक तरफ खुला है और एक तरफ खुला है, यानी कि एक ऐसा वाटर स्ट्रक्चर है जो 3 तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है, एक तरफ पानी से घिरा हुआ है, जिसको हम बे बोलते हैं। सेम ही स्ट्रक्चर है गल्फ का भी, जिसे भी हम खाड़ी बोलते हैं। देखिए जैसे ये एक गल्फ है, गल्फ ऑफ कच्छ नाम सुना होगा, गुजरात में है। तो यहाँ पे देखिए ये भी 3 तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है ना? इधर भी, इधर भी, इधर भी, पर एक तरफ खुला हुआ है सामने नदी में, सॉरी आगे समुद्र में। लेकिन दोनों में अंतर क्या है बे और गल्फ में, कि इसका जो मुंह था बहुत ही वाइड ओपन था, बहुत ही चौड़ा था, है ना? बहुत ही चौड़ा था और इसका मुंह उतना चौड़ा नहीं है, ये नैरो है थोड़ा। तो यही डिफरेंस है बे और गल्फ में। हालांकि कुछ गल्फ ऐसे हैं, जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको है, जिनका मुंह बहुत चौड़ा है, पर कंपैरेटिवली ज़्यादातर या 99% केसेस में हम ऐसा बता सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल जो है, बे ऑफ बंगाल में बे ऑफ बंगाल जो है उसका मुंह जो है बहुत ज़्यादा चौड़ा है, बाकी किसी गल्फ के कंपैरिजन में हम बात करें तो समझ में आ गया होगा बे और गल्फ के बीच में डिफरेंस क्या है। इसके नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं, देखते हैं डेल्टा और एस्चुरी। डेल्टा और एस्चुरी क्या है? देखिए होता ऐसा है कि थोड़ा सा डेल्टा को समझने के लिए, एस्चुरी को समझने के लिए नदी का बहाव समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक ये फॉर एग्जांपल कोई नदी मानते हैं, तो कोई भी नदी कहाँ से निकलती है? कोई ऊंचाई से निकलती है, तभी बहते हुए उसको एक स्लोप मिलता है बहने के लिए, है ना? मान लेते हैं ये एक पहाड़ है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ से एक नदी निकल रही है, गोदावरी जैसे मान लेते हैं, और ये आएगी, तो जब पहाड़ से निकल रही होगी तो इसकी रफ्तार बहुत कम होगी, क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा होता है। फिर समतल में आती है तो समतल में बहाव बहुत थोड़ा सा कम हो जाता है, और लास्ट में फाइनली आके ये समुद्र में मिलने वाली होती है। जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो बहाव एकदम ही कम हो जाता है। तो होता ऐसा है कि जब पहाड़ से जब नदी उतर रही होती है तो इसका बहाव इतना ज़्यादा होता है कि बड़े-बड़े पत्थर्स को भी अपने साथ कैरी कर सकता है ये नदी, ये पानी अपने साथ। ठीक है? पर जैसे समतल में आता है, प्लेन में आएगा, वैसे ही ये जो बहाव है कम हो जाएगा, तो बड़े-बड़े पत्थर्स को और आगे कैरी नहीं कर पाएगा और डिपॉजिट कर देगा, यानी कि अपने सी बेड में, रिवर बेड के अंदर वो डिपॉजिट हो जाएंगे, पानी के साथ नहीं बहेंगे आगे। पर ये समतल में ना बहुत लूज सेडिमेंट्स जमा होते हैं जो नदी उसको अपने साथ लेके चलता है, और जब फाइनली एकदम समुद्र में मिलने वाला होता है, जैसे ये गोदावरी आके बे ऑफ बंगाल में गिरेगी तो यहाँ मिलने वाला होगा इस जगह पे, तो इसकी रफ्तार बहुत कम हो जाएगी और ऐसे में आके सेडिमेंट्स भी डिपॉजिट होने लगते हैं चारों बगल नदी के, हमेशा बेड पे, और कभी बाढ़ वाढ़ आए तो साइड तक भी डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते इनका क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं मुंह पे, बहाव भी कम होता है तो सेडिमेंट्स भी आगे नहीं जा पाते और डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ऐसे करते-करते बहुत ज़्यादा मात्रा में सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं और ये रिवर है, रिवर का जो मुँह है, वो थोड़ा-सा खुल जाता है ऐसे करके, और अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज़ बन जाते हैं। और ये फाइनली देखिए डेल्टा जैसा लगता है देखने में, है ना? फिजिक्स में डेल्टा पढ़े थे ना, डेल एच, डेल टी, ये पढ़ते हुए आए होंगे, नहीं पढ़े तो कोई नहीं। डेल्टा एक सिंबल है जिसको फिजिक्स में ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। तो डेल्टा जैसा लगता है देखने में, इसीलिए हम इसको डेल्टा बोलते हैं। और ये दुनिया के सबसे फर्टाइल उपजाऊ जगहों में से आते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्स डिपॉजिट हैं, तो सेडिमेंट्स बहुत ही फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये डेल्टा समझ में आ गया होगा। जैसे इंडिया और बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है इधर, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिला के एक डेल्टा बनाती है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, जो ये डायग्राम में यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा। ठीक है, और ये इंडिया और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्रा दोनों नदी मिलके बनाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आते हैं एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी भी ऐसा ही है, डेल्टा जैसा ही है, पर बस इसके सामने ना मुंह वाइड ओपन नहीं होते, खुलते नहीं है, बस ये सीधा आता है और सीधा बह के चला जाता है, मतलब नदी में, नदी आएगा समुद्र में गिर जाएगा, कोई ऐसा वाइड ओपन इसका डिस्ट्रीब्यूटरीज वगैरह नहीं होंगे। क्यों नहीं होते? क्योंकि देखिए सेडिमेंट्स सामने डिपॉजिट होंगे तभी तो, जैसे इसमें सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे थे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। इंडिया के जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ज़्यादातर, चाहे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो इधर बहते हैं ऐसे, यानी कि इस तरफ बहते हैं, वो उनमें डेल्टा बनते हैं, क्योंकि ये बीच में ऐसे जगह से बहते हैं जहाँ पे बहुत सेडिमेंट्स होते हैं, तो सेडिमेंट्स कैरी कर लेते हैं और मुंह के सामने आकर डिपॉजिट हो जाता है। पर ये लेफ्ट साइड यानी कि वेस्ट साइड बहने वाली नदियाँ, जैसे नर्मदा और तापी, दो फेमस नदी हैं, एक इधर और एक इधर ऐसे बहते हैं, इन दोनों का कोई भी
डेल्टा नहीं बनता। जैसे यहाँ पे है नर्मदा और नीचे है तापी, इनका कोई डेल्टा नहीं बनता। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये डेक्कन प्लेटो से बहते हैं। डेक्कन का पठार, ये डक्कन का पठार हिंदी में बोलते हैं। ये बहुत ही चट्टानी इलाका है, तो यहाँ पे लूज सेडिमेंट्स मिलते ही नहीं है कि नदी उनको कैरी करे और जाके मुंह के सामने डिपॉजिट करे। तो ये एकदम बस पत्थर पत्थर पे बहते हैं, तो कोई सेडिमेंट ही नहीं होता, सामने जमा ही नहीं होते और कड़े पत्थर होते हैं, तो बस ये चुपचाप ऐसे स्ट्रेट जाते हैं और गिर जाते हैं। तो इनमें कोई वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में कोई डेल्टा नहीं बनता। नर्मदा और तापी एग्जाम्पल हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इधर डेल्टा में ये मुंह चारों तरफ खुले हुए हैं इनके बहुत सारे, और इसमें कोई से ऐसा कुछ नहीं, बस जाके एक ओपनिंग है, सीधा जाके समुद्र में मिल रहा है। और इसके बाद आते हैं वह केप और पेनिनसुला। केप भी एक लैंड का पीस है जो कि क्या बोल सकते हैं, प्रोट्रूड कर रहा है किसी बड़े वाटर बॉडी में या बाहर निकला हुआ है। जैसे ये साउथ अफ्रीका का कैपिटल है केप टाउन, जानते होंगे ना, केप टाउन। तो देख रहे हैं ये थोड़ा सा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लैंड का है, जो समुद्र में निकला हुआ है। इधर अटलांटिक ओशन है, ये पूरा जो दिख रहा है ये पूरा अटलांटिक ओशन है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई सा भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा लैंड मास है यहाँ पे आ रहा है ऐसा, तो ये और ये पूरा चारों तरफ अगर पानी है और ये पूरा जमीन है, तो ये वाला जो एरिया है इसको हम केप बोलेंगे। तो ये केप टाउन का नाम वहीं से पड़ा है, दिख रहा है ये एक थोड़ा सा निकला हुआ प्रोट्रूडिंग पार्ट है जमीन का, जो कि समुद्र में या वाटर बॉडी में निकला हुआ है, इसके नाम पे ही केप टाउन पड़ा है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक और केप है, ये जो है केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। जब इंडिया आ रहा था वास्को ड गामा, है ना, देखिए इधर से आया था कैलिकट के पोर्ट पे केरला में। वास्को ड गामा पोर्तुगीज सेलर है, 1498 में भारत आया था। तो जब भारत आया था तो जो रूट पता नहीं था, तो पहली बार घूम के एकदम पूरा अफ्रीका से उधर ऐसे घूमते हुए आए थे, तो वो यहीं पे रुका था केप ऑफ गुड होप पे। ठीक है, ये भी पूछा गया है कई बार। तो आई होप केप समझ में आ गया होगा। अब पेनिनसुला बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। पेनिनसुला एक ऐसा ट्राइंगुलर, बेसिकली ट्राइंगुलर, बट जनरली हमेशा ट्राइंगुलर नहीं होता, कभी कभी थोड़े से ऐसे भी होते हैं। पर मेन कहने का मतलब है कि एक ऐसा वाटर बॉडी जो तीन तरफ जमीन से घिरा हुआ हो, यानी कि गल्फ और बे के उल्टा। गल्फ में क्या था, एक वाटर बॉडी जो तीन तरफ जमीन से घिरा हुआ था, सॉरी, और ये क्या है, हाँ, गल्फ और बे में एक वाटर बॉडी ऐसा है जो तीन तरफ जमीन से घिरा हुआ था। और पेनिनसुला क्या है, एक ऐसा जमीन, जमीन जो तीन तरफ वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, जैसे कि इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं इसको, ये हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं, भारतीय प्रायद्वीप। तो देखिए एक जमीन है ना, लैंडमास है, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा तो ऐसे जुड़े रहें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स लेके मैं आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर कोई क्वेरी है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।